हमने जजों की भीड़ नहीं लगाई, वकीलों की फौज तैयार नहीं की, और जो कि वो आज भी वो संघर्ष करने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत रेशम बाग वालों की है। साथियों, जब कैथलीन मेयो ने यह किताब लिखी तो इस देश के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी नाम के राष्ट्रपिता ने यह कहा कि भाई ये गंदी नालियां देखने आई थी और नालियों का सर्वेक्षण करके गई जब उसने इस देश की गुलामी पर बात की। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने एक किताब लिख डाली, बोले अनहैप्पी इंडिया। और उस अनहैप्पी इंडिया में लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा भूमिपुत्र, सर्वोत्तम भूमिपुत्र तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, वो एक ही ऐसा शख्स हुआ, वो एक ही ऐसा नायाब हीरा हुआ जिसने इन चीजों को समझा, जिसने इस देश की व्यवस्था को समझा, इस मनुवादी व्यवस्था को समझा। साथियों, नौकरियों के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, भागीदारी के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, हमने कोई मोर्चा नहीं खोला बाबा साहब के सामने कि हमको अधिकार दो। बाबा साहब हमारी माँ बने, बाबा साहब हमारी माँ बने, हमको आंचल में लिया, हमको अधिकार दिया, हमको इंसान बनाया, इस देश के महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा किया। 1 अगस्त 2024 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, साथियों, जिन लोगों ने संविधान बचाने की बात की, बाबा साहब की बात की, तस्वीर लेके जो घूम रहे थे वो कहाँ गए? आपने देखा 21 अगस्त को वो कहाँ थे? इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार पाने के लिए तुमने, मैंने, मेरे माँ ने, तुम्हारे माँ ने, मेरी दादी ने, तुम्हारी दादी ने, मेरी नानी ने, तुम्हारी नानी, किसी ने आंदोलन नहीं चलाया, मुफ्त में मिला। पहले ओबीसी के साथ भेदभाव किया, ओबीसी के साथ अन्याय किया, हम खड़े नहीं हो पाए उतनी तादाद में, तो साथियों ओबीसी के बाद अब क्रिमिनल हम पर लागू, अब दलित आदिवासी क्रिमिनल की लिस्ट में आ गए। फिर उसके बाद क्या बताया? उपवर्गीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपवर्गीकरण किया जाएगा। आज भी ओबीसी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी है, लेकिन आप देखो एनटीए की नौकरी एनटीबी को नहीं मिलती, एनटीबी की नौकरी एनटीसी को नहीं मिलती, भले चारों पोस्ट खाली रह जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के सिद्धांत को लेकर इस देश के तमाम बहुजन समाज का दुख दूर करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन मानवों का संघर्ष, इन मानवों का आंदोलन समय समय पर जिन महापुरुषों ने वक्त वक्त पर चलाया, वो तमाम महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ, महानायक महानायिकाओं को नमन करती हूँ। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर हमारी मातृभूमि नागभूमि दीक्षा भूमि के इस पावन भूमि पर हम मौजूद हैं, और इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रकीर्ति आदरणीय बनते और उनका भिक्षु संघ, इनके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। आप तमाम महानुभाव जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, साथियों, हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं है। बनते जी का यह बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी एक शिष्य को यह मौका दिया, उन्होंने हमारी शादी करवाई। हमारा जो जीवन है, हमारा वैवाहिक जीवन बनते जी के ही आशीर्वाद से शुरू हुआ और आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और हम दोनों मिशनरी साथी हैं। हम और हमारे पति मूवमेंट का काम करते हैं, पेशे से जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और इसी सिलसिले में हम आपके तक पहुंचे थे। इस दीक्षा भूमि पर भी विजिट करने हम अपनी प्रेरणा भूमि पर आए। साथ ही हम यह सोचे कि बहुजन मीडिया के तौर पर इस दीक्षा भूमि की आवाज, इस दीक्षा भूमि में जो अम्बेडकराइट आवाज है, जो बुलंद आवाज है, उसे हम देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आज इस पावन दिन पर हम आए हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, अशोका विजयादशमी, ये तमाम चीजों को आप लोग जानते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ मैं कुछ चीजों को जोड़ना चाहूंगी। वो क्या चीजें हैं वो हम बताना चाहेंगे। साथियों, इस देश के अंदर विचारधाराओं का संघर्ष चलता है, और यही चीज हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझ नहीं आती। विचारधारा का क्या संघर्ष होता है, ये विचारधारा कैसे काम करती है, ये विचारधारा कहाँ से इसका उगम होता है, क्या इसका स्रोत है, ये चीजें हमको नहीं समझ आती हैं, और इसी बीच हमारा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। हमारे लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है कि किस विचारधारा और किस लाइन में हम खड़े हैं। साथियों, इस देश के अंदर दो विचारधाराएं हमेशा से काम कर रही हैं। एक विचारधारा जो असमता की बात करती है, असमानता की बात करती है, एक विचारधारा जो समानता की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है।
करती हैं, एक विचारधारा जो आपको जाति जाति में बांटने की बात करती है, घृणा और ईर्ष्या की बात करती है, नफरत की बात करती है। एक विचारधारा आपको भाईचारा बनाने की बात करती है। एक विचारधारा इस देश के बहुजन समाज को गुलाम रहने की आज्ञा देती है, उन्हें परमिशन देती है। दूसरी विचारधारा आपको आजादी की बात करती है। एक विचारधारा इस देश के अंदर आपके साथ न्याय करती है और एक विचारधारा आपके साथ अन्याय की बात करती है। साथियों, इसी आजादी का महोत्सव है ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। इसी आजादी का महोत्सव है जिस विचारधारा ने आपको बताया कि आप गुलाम हैं, जिस विचारधारा ने आपको बताया कि आप अपने जाति के हिसाब से काम करेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये तमाम चीजें एक व्यवस्था तय करती है। और उस व्यवस्था को इस देश के अंदर 5000 साल पहले लागू किया। उस 5000 साल की गुलामी को जब इस देश में लाया गया तो साथियों, सबसे पहले टारगेट अगर उस व्यवस्था का कोई रहा तो इस देश की महिला रही। चूंकि हम इस महिला सक्षमीकरण संघ के इस मंच पर बात कर रहे हैं, तो गुलामी की सबसे पहली टारगेट अगर कोई है तो महिला है। और क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं गुलाम माँ गुलाम बच्चा पैदा करती है, और जो आजाद ख्याली माँ होती है वो आजादी निर्माण करने वाले, आजादी दिलाने वाले बच्चे और लाल पैदा करती है। साथियों, गुलाम माँ को गुलाम बनाने का काम इस देश की व्यवस्था लगातार कर रही है। कैसे गुलाम माँ को गुलाम बनाने का काम कर रही है? इस देश के अंदर अगर हमारे कोख में बच्चा पैदा हो रहा है, साथियों उस दिन से हमारे घर में अंधश्रद्धा और तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। तमाम चीजें शुरू हो जाती है कि वो बच्चा पैदा होगा, 5 दिन का होगा तो क्या करना है, 12 दिन का होगा तो क्या करना है, वारसा करना है, नामकरण करना है, ये सारी चीजें। और फिर हम इसको किस प्रकार से करते हैं? वो करते हैं, हम कहने के लिए कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हम उन परंपराओं को कैसे करते हैं, उसमें कैसे अंधश्रद्धा आती है और उस अंधश्रद्धा को हम इग्नोर करते हैं। शादियों में देखो, अब शादियां करते हैं, शादियों में भी हम कई प्रकार के क्रियाकलाप और कर्मकांड करते हैं। हल्दी ले जाते हैं, हल्दी लगाते हैं, जोड़वे पहनाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं और मांग भी भरवाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उस विचारधारा की जिसने इस देश के अंदर जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की, हम बात करते हैं गुलामी को खत्म करने की, लेकिन हमारी महिलाओं के अंदर की गुलामी अगर नहीं निकलेगी तो साथियों हमारे बच्चे कभी भी आजाद नहीं हो सकते। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर देखना चाहते हैं वो सपना कैसे पूरा होगा? आज हम दिखने के लिए आजाद हैं, लेकिन हमारी मानसिकता अगर गुलामी वाली रही, अगर हमारी मानसिकता उसी रूढ़ी परंपरा और जातिवादी और धर्मांध व्यवस्था को मानने वाली रही, सांप्रदायिक रही, तो हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे? हमारे बच्चे उसी विचारधारा के पैदा होंगे और फिर वो भी टारगेट होंगे गुलामी के। साथियों, आज हम इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो हमें अपनी विचारधारा को भी पहचानना होगा। हमको पता करना होगा हम किस लाइन में हैं, हमारी लाइन कहाँ है। भैया, क्या गांधीवादी विचारधारा हमारी लाइन है क्या? अगर नहीं है तो दूसरी लाइन पता करो कौन सी है। क्या गोलवलकर की विचारधारा आपकी लाइन है क्या? जब नहीं है तो दूसरे कौन से विचारधारा है? अरे फूले की विचारधारा की वाली लाइन आपकी है क्या? तो पकड़ो लाइन को। शाहू महाराज की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा वाली लाइन आपकी है क्या? तो पकड़ो उस लाइन को जो विचारधारा ये बताती है कि जाति के नाम पर जो 4 वर्ण बनाए गए उसे कैसे खत्म किया जाए। इस देश के अंदर कई अलग अलग प्रकार के संगठन बने, बाबा साहब के पहले भी बने, मनुवादियों ने बनाए, कई संगठन समाज के नाम से बनाए, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, फलाना ढिमकाना, लेकिन जाति को खत्म करने का कोई आंदोलन नहीं चलाया। जाति को खत्म करने का कोई आंदोलन नहीं चला, और जाति को खत्म करने का जो आंदोलन है वो हमारे महापुरुषों ने चलाया। तो भैया, हम तो उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने जातियों को खत्म करने की बात की। हम उनके साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ बात की। हम उनके साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने इस देश के अंदर मानवतावाद की नींव रखी, और इसीलिए हम आज इस भूमि पर है, इसीलिए आज हम इनको अभिवादन करते हैं। साथियों, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही नहीं, हमारे तमाम महापुरुषों ने इस जाति के उत्पीड़न को लेकर, गुलामगिरी को लेकर और इस देश की जाति व्यवस्था को लेकर कई बातें लिखी, कई बातें कही। तथागत गौतम बुद्ध का धम्म भी इसी बात पर खड़ा है।
बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं तथागत बुद्ध के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म मात्र पूजा पाठ वाला मामला नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध का धर्म मात्र पूजा पाठ वाला मामला नहीं है, बल्कि यह वो धर्म है जिसने इस देश के अंदर क्रांति की, परिवर्तन लाई। कौन सा परिवर्तन लाया? बाबा साहब लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आया। बुद्ध के धम्म क्रांति से सामाजिक परिवर्तन आया, धार्मिक परिवर्तन आया, आर्थिक परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया। तो बुद्ध की क्रांति इतनी पावरफुल है कि कितनी क्रांति आई भाई सामाजिक क्रांति होती है, धार्मिक क्रांति होती है, राजनीतिक क्रांति होती है, आर्थिक क्रांति होती है। तो फिर बाबा साहब आगे क्या लिखते हैं? बाबा साहब लिखते हैं इस क्रांति से कितने शूद्र जो है वो राजा बने, इतने शूद्र राजा बने जिसके कई इतिहास में हमको सबूत देखने को मिलते हैं। तो बुद्ध का धर्म पूजा पाठ के मामला में नहीं है, सिर्फ बुद्ध का धर्म लेबल बदलने वाला भी मामला नहीं है कि कल हम ये थे और आज हम ये हैं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे बिहेवियर और हमारे प्रैक्टिस का धर्म है। उसके साथ साथ सामाजिक बदलाव का, समाज के अंदर कुरीतियों का खत्म करने वाला मामला है। बुद्ध का धर्म अगर इतना ही होता कि बस कुछ करना नहीं है, आपको मोमबत्ती लेकर आनी है, फूल लेकर आनी और बस चढ़ाना है, अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर भिक्षु संघ का कभी नरसंहार नहीं होता। भिक्षु संघ का अगर नरसंहार हुआ तो इस देश का भिक्षु संघ कोई ना कोई क्रांति कर रहा होगा, कोई ना कोई क्रांति कर रहा होगा। तभी जाके इस देश के सवर्णों ने, इस देश के सनातनियों ने, इस देश के ब्राह्मणवादियों ने, इस देश के मनुवादियों ने भिक्षु संघ का कत्ल किया। इसका मतलब बुद्धिज्म को स्वीकार करना, बुद्धिस्ट मूवमेंट को चलाना कोई आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम आसान काम करना पसंद भी नहीं करते। हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धिस्ट मूवमेंट के कितने पहलू और किस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं, वैसे रिजल्ट हमने देखने चाहिए। साथियों, 1927 में एक महिला आई पत्रकार विदेश से, जिसका नाम था कैथलीन मेयो। कैथलीन मेयो नाम की विदेश से एक पत्रकार आई। चूंकि मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकारिता का उदाहरण दे रही हूँ। तो कैथलीन मेयो नाम के विदेश से एक पत्रकार आई 1927 में और उसने एक किताब लिखी, मदर इंडिया। मदर इंडिया नाम की किताब लिखी। और जब उसने लिखा तो उसने क्या लिखा कि भाई ये देश इतना घटिया देश है कि इस देश के अंदर महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता। इस देश की महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता। उसे बोलने की आजादी नहीं है, उसे पढ़ने लिखने की आजादी नहीं है। वो राजपथ तो बहुत दूर की बात है, वो घर के आंगन में दहलीज में खड़ी नहीं हो सकती, पराय मर्द के सामने खड़ी नहीं हो सकती, सर पे पल्लू लेना पड़ता है और अगर बोलना है तो उसे पहले उसका पति कहता है तुझे नहीं समझता। ये वो देश है। ये कौन लिख रहा? मैं नहीं लिख रही हूँ, ये कैथलीन मेयो ने 1927 में लिखा कि भाई इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है। और जब उसने ये लिखा तो इस देश के तमाम सवर्णवादी विचारधारा के लोगों ने कैथलीन मेयो के पुतले जलाए, पुतले फूके और कहा कि हमारे देश के अंदर जातिवाद पर लिखने वाली और महिलाओं के गुलामी पर, अछूतपना पर लिखने वाली ये जो विदेशी पत्रकार हैं, यह जो है यह नाली देखने आई थी, ये गंदगी देखने आई थी और इस प्रकार के उस पर टिप्पणी करते। टिप्पणी करने वाले कौन है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इस देश के अंदर जिन्हें आप लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। जब आपके ऊपर रिसर्च होता है और जब लिखा जाता है कि सच्चाई क्या है, क्या इस देश की महिलाएं वाकई डिसीजन मेकिंग में है क्या वाकई इस देश की तमाम महिलाओं के बैंक अकाउंट्स है क्या उस महिला को अपने मर्जी से, देखिए हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम जिस गांव देहातों में देखते हैं उस गांव देहातों में महिलाओं के बैंक के खाते तो भी है क्या? बचत गट के माध्यम से दिख रहे होंगे, लेकिन क्या उसे उसको आजादी है उन पैसों को कैसे खर्चा किया जाए? अरे शादी ब्याह का ही मामला लो, लड़की की शादी होती है तो लड़की से पूछा नहीं जाएगा कि तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है। ये क्या है? ये वही गुलामी है, ये वही विचारधारा है जो कहती है कि आपकी अनुमति और आपकी सहमति और आपकी असहमति कोई चीज मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि इस देश की जो गुलामी की मानसिकता है वो अगर किसी को टारगेट करती है तो उसे करती है। क्योंकि अगर मान लो लड़की को पूछ लिया कि भैया तुमको पसंद नहीं क्या बेटा, और उसने मना कर दी, तो इस देश की जो व्यवस्था है वो पुरुषवादी मानसिकता है वो हिल जाती है, उनके ईगो को ठेस पहुंचती कि कैसे मना कर दिया।
साथियों, ऐसी ही कई घटनाएं समाज में देखने को मिलती है और हम अक्सर देखते हैं कि आप अपने छोटे से बच्चों को पूछो, बुलाओ, पूछो कि भैया तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बच्चा बताएगा कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, बच्चा बताएगा मेरे पापा मास्टर हैं, बच्चा बताएगा मेरे पापा बैंक में हैं, बच्चा बताएगा, अपने पापा का डेजिग्नेशन जरूर बताएगा। जब उनसे पूछो मम्मी क्या करती है तो वो कहेगा मम्मी कुछ नहीं करती। देखिए, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारा समाज प्रैक्टिस कर रहा है इसको। कुछ नहीं करती, क्यों कुछ नहीं करती? भाई घर में रहती है, खाना बनाती है, हाँ बनाती है, अच्छा कपड़े धुलती है, हाँ धुलती है, होमवर्क कराती है, हाँ कराती है, लेकिन महिला कुछ नहीं करती। अच्छा, ये तो बच्चे का मामला है। हमारी महिलाओं को पूछो, जैसे अगर हम वामसेप के माध्यम से किसी के घर में पहुंचे, लगा ये आ गई भैया, अब तो 100-500 मांगी जाएगी, तो महिला हमारी कहती है कि ते घर ही नहीं है, क्या है ते घर ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास वो इस बात की अनुमति नहीं है कि मैं अपने तरफ से, या फिर हमारे पति ने हमको इस बात के लिए अथॉरिटी नहीं दिया कि मैं सामाजिक योगदान के लिए अपने तरफ से कुछ भी आर्थिक मदद कर सकूं। फिर क्या कहते, घर में कोई नहीं है, ते घर ही नहीं है। दूसरा उत्तर, घर ही कौन ही नहीं है, और तुम दरवाजा खोला, खिड़की से देखा, बोले घर में कोई नहीं है, तो मतलब एक तो वो घर में नहीं है तो ही घर है, और नहीं तो फिर कोई नहीं है। तो हमारी महिला भी खुद को क्या बोल रही है, कोई नहीं है। तो साथियों, महिलाओं को टारगेट किया गया तो महिला ही अपने अपने आजादी का आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। महिलाओं ने ही कमर कसना चाहिए कि भाई देश के अंदर फुले शाहू, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमारी आजादी का आंदोलन चलाया और हमें गुलामगिरी से बाहर निकाला और जिस धर्म के जंजाल से बाहर निकाला। अगर आज हमारी महिला उसी धर्म के जंजाल में है तो हमारी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है साथियों कि उन महिलाओं को बाहर निकालें। चूंकि हमको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ी बहुत अकल हमको आ गई, और फिर हमारा उस अकल का कुछ यूज भी तो होना चाहिए। अकल का यूज नहीं हुआ तो क्या होता है भाई, आपको पता है कोई लकड़ी होती है और लकड़ी का अगर इस्तेमाल नहीं किया तो उसको उधई लगती है, उधई बोलते, हमारे इधर उधई बोलते, गोंदिया भंडारा में दीमक लगती है, और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो दीमक लगती है। तो अगर हमको थोड़ा बहुत मूवमेंट समझा, हमको थोड़ी बहुत बातें समझी, तो साथियों हमारा काम है उस दूर दराज बस्ती में, गांव में बैठने वाली वो महिला जिसे इस देश के अंदर क्रांति की परिभाषा नहीं पता है, जिसे इस धम्म की परिभाषा नहीं पता है, जिसे मूवमेंट की परिभाषा नहीं पता है, उसे मूवमेंट के साथ जोड़ना है। साथियों, जब कैथलीन मेयो ने यह किताब लिखी तो इस देश के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी नाम के राष्ट्रपिता ने यह कहा कि भाई ये गंदी नालियां देखने आई थी और नालियों का सर्वेक्षण करके गई। जब उसने इस देश की गुलामी पर बात की, जब उसने इस देश की महिलाओं की गुलामी की बात की, जब अछूतों की, दलितों के समस्याओं पर बात की, किताब लिखी, तो कांग्रेसी गांधी जी ने यह कहा। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने एक किताब लिख डाली, बोले अनहैप्पी इंडिया। और उस अनहैप्पी इंडिया में लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं? लाला लाजपत राय लिखते हैं जाति व्यवस्था तो कोई समस्या नहीं है। लाला लाजपत राय लिख रहे हैं, बोले जाति कोई समस्या नहीं है। भैया फिर गांव के बाहर क्यों रखा? हमारी बस्तियों को गांव के बाहर क्यों रखा? क्यों हमको चलने नहीं दिया? क्यों हमारे कमर में झाड़ू था? क्यों हमारे गले में मटका था? अगर हमें फिर क्यों गुलाम बनाया? अगर जाति व्यवस्था समस्या नहीं है तो फिर खत्म करो। तो वो कहते हैं लाला लाजपत राय, अमेरिका की गुलामी देखो, कहते हैं इंग्लैंड की गुलामी देखो, यहाँ की गुलामी देखो, लेकिन अपने घर की गुलामी मत देखो। साथियों, भारत जैसा देश जहां पर सबसे बड़ा भूमिपुत्र, सर्वोत्तम भूमिपुत्र तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, वो एक ही ऐसा शख्स हुआ, वो एक ही ऐसा नायाब हीरा हुआ जिसने इन चीजों को समझा, जिसने इस देश की व्यवस्था को समझा, इस मनुवादी व्यवस्था को समझा, और उन्होंने ये चार वर्णों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलाया। बताया जहां पर असमानता है वहां पर समानता स्थापित करनी होगी। बताया जहां पर गुलामी है वहां पर आजादी स्थापित करनी होगी। बुद्ध ने बताया जहां पर अन्याय हो रहा है
वहाँ न्याय की स्थापना करनी होगी। बुद्ध ने बताया जहाँ पर भाई भाई में घृणा है, नफरत है, जाति जाति में भेद है, वहाँ भाईचारा और मैत्री करुणा का निर्माण करना होगा। साथियों, उस तथागत गौतम बुद्ध का धम्म हमको मिला। यह धम्म देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कितना कितना पढ़ना पड़ा, कितना लड़ना पड़ा, आप तमाम लोग जानते हैं। इस देश में मुख्यधारा महिलाओं को मुख्यधारा में आने के लिए, वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। हमने, तुमने और हमारी माता ने, नानी ने, दादी ने, किसी ने आंदोलन नहीं चलाई, मुफ्त में मिला। इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार पाने के लिए तुमने, मैंने, मेरे माँ ने, तुम्हारे माँ ने, मेरी दादी ने, तुम्हारी दादी ने, मेरी नानी ने, तुम्हारी नानी, किसी ने आंदोलन नहीं चलाया, मुफ्त में मिला। साथियों, नौकरियों के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, भागीदारी के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, हमने कोई मोर्चा नहीं खोला बाबा साहब के सामने कि हमको अधिकार दो। बाबा साहब हमारी माँ बने, बाबा साहब हमारी माँ बने, हमको आंचल में लिया, हमको अधिकार दिया, हमको इंसान बनाया, इस देश के महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा किया। लेकिन इस देश के अंदर अगर हम महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो देश के अंदर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। साथियों, 100 में से 50 महिलाएं हैं देश के अंदर, और 50 महिलाएं इस देश के अंदर होने के बावजूद अगर वो मुख्यधारा में नहीं आती है, मुख्यधारा के साथ साथ अगर इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलनों में नहीं आती है, तो भाई हमारा समाज पिछड़ा ही रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा। आज के तारीख में हम 2024 में चल रहे हैं। देश में कम्युनल ताकतें मजबूत हो गई, सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो गई। ये आपको बताती है कि अगर आप कैसे कपड़े पहनेंगे तो आपके साथ रेप होगा, ये बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि इस देश के अंदर आप जिस सिस्टम से काम कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है, तुम अपने मनुवादी सिस्टम से काम करते हो। इसलिए इस देश के अंदर ये जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं वो मॉरलिटी की कमी से हो रही है, एथिक्स की कमी से हो रही है, पंचशील हम पालन नहीं कर पाते, इस वजह से ये घटनाएं हो रही है, लेकिन नहीं बताते। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये एथिक्स की कमी है, ये मॉरलिटी की कमी है, और इन चीजों का जो दोष है हम किसी और को देते हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और इतना ही नहीं, एजुकेशन का सवाल है। हम अलग अलग प्रकार के एजुकेशन ले रहे हैं। गांव का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, शहर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, बड़ी शहर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। जिस एजुकेशन सिस्टम को महात्मा फुले ने चलाया, उस एजुकेशन सिस्टम को बाबा साहब ने कानूनी तरीके से अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया। आज वो अधिकार खत्म हो गया। IIT, IIM में हमारे बच्चे जाते हैं, मर के वापस आते हैं, लौट के नहीं आते। साथियों, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब हमारे जैसे बच्चे पहुंचते हैं तो हमको टारगेट किया जाता है। पत्रकारिता में जब हम आते हैं तो हमको टारगेट किया जाता है कि अच्छा अम्बेडकरवादी पत्रकार, अम्बेडकरवादी पत्रकार, अच्छा संविधान की बात करते हैं, अच्छा लोकतंत्र की बात करते हैं। इस प्रकार से इस देश के अंदर बहुजन समाज के बच्चों का पार्टिसिपेशन ना कॉलेजों में है, ना ही प्रोफेसरों में है, ना असिस्टेंट प्रोफेसरों में है, ना वाइस चांसलर में है। तो जब हमारा बच्चा, एक दो बच्चा जब IIM, IIT में पहुंचता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है, तो उस बच्चे के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़ी समस्या है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर इस आंदोलन को खड़ा करना है तो आपके शिक्षा का आंदोलन महात्मा फुले ने खड़ा किया, उसे बाबा साहब ने संवैधानिक दिया, लेकिन हमको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर रिजर्वेशन की बात होती है। हमको लग रहा था कि रिजर्वेशन है, हम अच्छे खासे पोस्ट पर चले जाएंगे। हमने क्लर्कों की भीड़ लगाई, चपरासियों की भीड़ लगाई, मास्टरों की भीड़ लगाई, लेकिन हमने जजों की भीड़ नहीं लगाई, हमने जजों की भीड़ नहीं लगाई, वकीलों की फौज तैयार नहीं की, और जो कि वो आज भी वो संघर्ष करने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत रेशम बाग वालों की है। साथियों, आरक्षण में क्रीमिलेयर का मामला आपको पता है, यह सबसे गंभीर मामला है। आरक्षण पर इससे पहले ऐसा वार कहीं नहीं हुआ, चारों तरफ से आरक्षण पर हमला हुआ, और इस देश के अंदर विकास का एजेंडा, विकास की जो डेफिनेशन है वो यही बताई गई कि SC, ST, OBC का पार्टिसिपेशन जब बंद होगा वही विकास होगा। आपका पार्टिसिपेशन कहाँ से बंद होगा? स्कूलों से, कॉलेजों से, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेशन नहीं होना, इसे कहते हैं विकास। इसे अगर नौकरियों में आपका पार्टिसिपेशन नहीं होना, मास्टरों में आपका पार्टिसिपेशन, डॉक्टरों में, इंजीनियरों में, क्लर्कों में, IAS, IPS में, कहीं पर आपका पार्टिसिपेशन नहीं
होना, इसे कहते हैं विकास। और साथियों, इससे आने वाले भविष्य में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। ये सबसे पहले जिस 1 अगस्त 2024 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, साथियों, जिन लोगों ने संविधान बचाने की बात की, बाबा साहब की बात की, तस्वीर लेके जो घूम रहे थे, वो कहाँ गए? आपने देखा 21 अगस्त को वो कहाँ थे? वो कहाँ थे जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वादा किया था? वो गायब हो गए थे। और हमारे लोगों को लग रहा था इसको हराना है तो उसको दे दो। हमारे लोग क्या बोल रहे थे? इसको हराना है तो उसको दे दो, और उसको दिया तो क्या किया? 21 अगस्त के 2024 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, वह कांग्रेस ने पैरवी नहीं की। वहां आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस ने पैरवी नहीं की, लेकिन हमारे लोग भोले भाले। साथियों, अपनी बात को ज्यादा नहीं खींचूंगी, आपको यही बात बता रही हूँ कि देश के अंदर संविधान को खतरा और आरक्षण को खतरा ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको हजारों सालों से रोका गया। आरक्षण आपके लिए भीख नहीं है, आपको हजारों सालों से रोका गया, आपको डॉक्टर मास्टर नहीं बनने दिया गया। इसीलिए ये आरक्षण है, ताकि उनकी नीयत खराब है। नीयत खराब है तो नीयत कैसे सुधरेगी? जब ये कहेंगे कि इसे कंपलसरी है। लेकिन क्रिमिनल लेयर लगाकर ये बताया कि भाई अब जिनकी आय है उनको अब पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। भैया, यहाँ तो रामनाथ कोविंद का अपमान हो रहा है। राष्ट्रपति बन, इससे बड़ा कोई होता है क्या पद? इससे बड़ा कोई पद है क्या? इससे बड़ा पद कोई नहीं है देश के अंदर। राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, लेकिन उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया। तो भाई जितेंद्र मेघवाल, इंदर मेघवाल और हमारे तुम्हारे जैसे की कुछ है तो हमारा तो अपमान होता ही है और होगा ही। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू का अपमान हो रहा है, तो जब इतने बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद अपमान हो रहा, तो अपमान किससे संबंधित है? धन से संबंधित है क्या? नौकरी से संबंधित है क्या? अपमान संबंधित है आपके जाति से, अपमान संबंधित है आपकी धार्मिक व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से, मनोव्यवस्था से। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि भाई आपका जो रिजर्वेशन है आपके उत्थान के लिए है, और जाति के नाम पर अपमान हुआ, जाति के नाम पर उत्पीड़न हुआ, जाति के नाम पर पीटा गया, जाति के नाम पर आपके साथ भद्र घटनाएं हुई, जाति के नाम पर कपड़े उतराए जाते हैं, तो उन्हें जाति के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए साथियों, जाति के नाम पर रिजर्वेशन था, लेकिन क्रीमिलेयर लगाई। पहले ओबीसी के साथ भेदभाव किया, ओबीसी के साथ अन्याय किया, हम खड़े नहीं हो पाए उतनी तादाद में, तो साथियों ओबीसी के बाद अब क्रीमिलेयर हम पर लागू। अब दलित आदिवासी क्रीमिलेयर की लिस्ट में आ गए। फिर उसके बाद क्या बताया? उपवर्गीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपवर्गीकरण किया जाएगा। आज भी ओबीसी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी है, लेकिन आप देखो एनटीए की नौकरी एनटीबी को नहीं मिलती, एनटीबी की नौकरी एनटीसी को नहीं मिलती, भले चारों पोस्ट खाली रह जाए। इसका मतलब क्या है? उपवर्गीकरण आप अगर करना चाहते हो तो आपने एनटी में करके देखा, क्या उसका सॉल्यूशन मिला? आपके चारों पोस्ट खाली रखते हो और बाद में उसको रिवर्स करके जनरल के लिए भरते हो। लेकिन साथियों, अब वही चीज कोई SC ST के साथ करना चाहते हैं। जिस वनवादी व्यवस्था ने इस देश के अंदर 6,743 जातियां और 75,000 उपजातियों में जिनको बांटा, उस समाज को अब सुप्रीम कोर्ट भी बांटना चाहता है और उन्हीं जाति जाति के हिसाब से बांटना चाहता है। और ये आवाजें हमने देखी है, दिल्ली में देखी है, राजस्थान में देखी है, हरियाणा में देखी है कि कैसे जाति के नाम पर उत्तेजित किया जा रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि हमको इससे बाहर निकालो, और फिर वो कह रहे हैं, कई लोग उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये उपवर्गीकरण तुले नाय माले ना घाल कुतराले है। तुले नाय माले ना घाल कुतराले मतलब तुमको भी नहीं उधर। साथियों, NFS के माध्यम से भी हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है। अगर आपको आपके लिए, कई बच्चों के लिए अगर कहीं प्रोफेसर पद की भर्ती होनी है और वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो वो आते हैं, कैंडिडेट मिलते हैं, एक पोस्ट के लिए 4 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो वो
उनका इंटरव्यू तो लेते हैं, लेकिन उस सीट को नहीं भरते, कहते कि नॉट फाउंड सुटेबल। एक जमाना था कहते कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं, इनके समाज में डीएड बीएड नहीं, इनके समाज में पीएचडी नहीं, लेकिन अब मिल रहा है तो कह रहे हैं कि अब सुटेबल नहीं। तो साथियों, अब जो व्यवस्था है, जिस मनुवादी व्यवस्था की हमने शुरुआत में बात की, हमने कहा कि एक ब्लर लाइन होनी चाहिए, हमको पता चलना चाहिए हम इस विचारधारा के हैं और हम इस विचारधारा के नहीं हैं। तो उस विचारधारा को अब आइडेंटिफाई करो। जिस मनुवादी व्यवस्था ने आपको शिक्षा से रोका, जिस मनुवादी व्यवस्था ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने तुमको चलने का अधिकार नहीं दिया, आज वो मनुवादी व्यवस्था आपको यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देना चाहती। आज वो यूनिवर्सिटी Bluetooth disconnected. आज के तारीख में वो ना आपको यूनिवर्सिटी में घुसने देना चाहती, ना आपको विद्यार्थी बनाना चाहते, ना आपको प्रोफेसर, ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ना वाइस चांसलर। वो अगर आपको सांसद विधायक बनना है तो उनके टिकटों पर लड़ना पड़ेगा, तभी बनना है। अगर तुम अब कहोगे कि हम अपनी राजनीतिक शक्ति निर्माण करेंगे, तो भैया उनके पास ईवीएम भी है, उनके पास ईवीएम भी है, उनके पास आईएएस आईपीएस भी है, सारा का सारा तंत्र उनका है। सब हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। जितना सोशल मूवमेंट का काम बढ़ेगा, जितनी ज्यादा जागरूकता आएगी, जब हमारे बच्चे और हमारे युवा और हमारे बुजुर्ग एक ही बात करेंगे कि भैया दिल्ली में जो 1 अगस्त को जो फैसला लिया वो गलत है, तब जाकर बात बनेगी। हमारे लोग इस बात को अभी तो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हुआ, 21 अगस्त को बाहर क्यों आए, सड़कों पर क्यों, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो साथियों, हम तमाम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ये जो मौका है, इस मौके पर शायद हमने ज्यादा कुछ बोल दिया, आपने बहुत बर्दाश्त भी कर लिया। हम चाहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हमारा इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करना हम अपनी कर्तव्य मानते हैं। इस देश के अंदर संसद की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, मीडिया की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। क्योंकि अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विमर्श होना जरूरी है। और अगर विमर्श नहीं हुआ और अगर बातचीत नहीं हुई, यह आदान प्रदान नहीं हुआ, तो साथियों गलत लोग शासन सत्ता पर बैठकर आपके खिलाफ फैसले लेते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए साथियों, जितना विमर्श होगा, जितनी बातचीत होगी, जितनी संगोष्ठियां होगी, ये तमाम चीजें कारगर साबित होगी। हमें बंदूक की लड़ाई नहीं लड़नी है, बुलेट की लड़ाई नहीं लड़नी है साथियों, ये विचारों की लड़ाई है। ये विचारों की लड़ाई जो मनु ने शुरू की थी, बुद्ध ने लगाम लगाई, ये मनु ने शुरू की थी, ये गांधी ने शुरू की थी, ये गोलवलकर ने शुरू की थी, जिसको लगाम फुले शाह बाबा साहब कांचीराम ने लगाया। साथियों, लगाम लगानी है और लगाम लगाने के लिए विमर्श होना जरूरी है, विमर्श के लिए बातचीत होना जरूरी है, अपने मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, अपने विचारधारा को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यही कहने में आप तक आई थी। आप तमाम लोगों ने हमको बर्दाश्त किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।